बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। दूसरे दिन वो सूरज ना देख सके थे क्योंकि मतला अब आलूद था। गार के दहाने से निकलते ही इन्हें एहसास हुआ था कि अब वो जंगलियों में नहीं हैं, बल्कि इनकी दुश्वार गुजार झाड़ियों ही से गुजरी थी। पिछली रात भी वो सो नहीं सके थे, लिहाजा इस वक्त कदम उठाना भी दुश्वार मालूम हो रहा था। डेज़ी की हालत तो शुरू ही से गैर हो रही थी, लेकिन अब तो मोनिका के चेहरे पर भी पहली ही नज़र में मुर्दनी सी महसूस की जा सकती थी। सफदर इमरान के मुतालिक उलझन में मुब्तला था। हो सकता है कि इसकी कोई हिमाकत बिलाखिर ले ही डूबी हो। जोसेफ सुबह से इसके बारे ही में गुफ्तगू कर रहा था। हाम मोनिका के साथ ही रहने की कोशिश करता हुआ नजर आता था। बकिया लोग ऐसे बेताल्लुकाना अंदाज में चल रहे थे जैसे इस सफ़र का इख्तिताम फांसी के तख्ते पर ही होने वाला हो। लेडी मोनिका, हाम कह रहा था, पहले हम सब मर जाएंगे, तब कहीं तुम तक किसी का हाथ पहुंचेगा। हाम ने कहा। मोनिका बोली। तुम्हें परेशान ना होना चाहिए, हाम बोला। हाम, क्या तुम ये समझते हो कि मैं मौत से डरती हूँ? मोनिका ने कहा। फिर क्या बात है, मैं तुम्हारे चेहरे पर ताजगी के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहता, हाम ने कहा। मैं अपने लिए नहीं, इसके लिए परेशान हूँ, मोनिका ने कहा। ओह, मुलाजिमीन इसलिए होते हैं कि आका के काम आ जाए, हाम ने कहा। मुलाजिमीन? मोनिका ने हैरत से कहा। तुम गलत समझे, वो मेरा मुलाजिम नहीं, दोस्त है। ऐसा दोस्त जो कई बार मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल चुका है, मोनिका ने कहा। मैं समझा, शायद इस मुलाजिम के सरखाब के पर लगे हुए थे, हाम ने तंजिया लहजे में कहा। इतनी बेदर्दी से इसका तस्करा ना करो, मोनिका ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। क्या तुम्हें याद नहीं कि इससे तुम्हारी भी जान बचाई थी? मोनिका बोली। वो तो लेडी मोनिका की जहानत थी, हाम ने कहा। हरगिज़ नहीं, मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि तुम्हारे और मोरन के दरमियान क्या है। मैं तो शुरू से ही आखिर तक ये समझती रही थी कि तुम हकीकतन किसी फिल्म की शूटिंग ही के सिलसिले में यहाँ आए हो, मोनिका ने कहा। मगर तुम इस तरह आई ही क्यों थी? हाम ने पूछा। हमें दफीनों की तलाश में यहाँ आना था, लेकिन किश्ती का इंतजाम मुमकिन नहीं था। जाहिर है कि इस सिलसिले में मुझे गास्कर के पास भी जाना पड़ा होगा। ये बात मुझे इसी से मालूम हुई थी कि तुम किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जुल्मात के किसी जजीरे का सफ़र करने वाले हो और तुम्हें बारबरदारों की ज़रूरत है, मोनिका ने कहा। क्या? हाम के लहजे में हैरत थी। भला गास्कर क्या जाने कि मैं कहाँ का इरादा रखता हूँ? मैंने उसे नहीं बताया था, हाम ने कहा। मैं नहीं जानती कि उसे कैसे मालूम हुआ था। हो सकता है कि मोरन ही ने बताया हो, मोनिका बोली। मुमकिन है, वो तो शुरू से मुझे धोखा देता रहा था, हाम बोला। फिर दोनों ही खामोश हो गए। दूसरी तरफ डेज़ी भी इमरान ही का तस्करा कर रही थी। दोपहर को वो फिर एक जगह पर रुक गए। इस बार क्याम खुले ही में हुआ था और जंगली इनके गिर्द हल्का बनाते रहे थे। मैगजीन अब भी इनके कब्जे में था और वो बड़ी होशियारी से इसकी निगरानी भी कर रहे थे। इन लोगों के पास अभी खुश्क रोटियों की वाफर मिकदार मौजूद थी और सॉल्ट मीट भी था। कॉफ़ी के लिए स्टोव रोशन किए गए। जोसेफ को खाने की परवाह नहीं थी। वो तो एक बड़े से जग में रम उंडेल कर एक तरफ जा बैठा था। मोनिका एक दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी वीरान आंखों से खला में घूर रही थी। डेज़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आई। चंद देर खड़ी रही, फिर बैठती हुई बोली। तुम्हें पज़मुर्दा देखकर मेरा दिल भी डूबने लगा है, डेज़ी ने कहा। मोनिका इस तरह चौंकी थी जैसे वहाँ किसी और की मौजूदगी का एहसास ही ना रहा हो। चंदा में खाली उस जहनी के अंदाज में इसकी आंखों में देखती रही, फिर एक तवील सांस लेकर बोली। मुझसे गलती हुई थी, मुझे तुम्हारे मशवरे पर अमल करना चाहिए था, मोनिका ने कहा। गुज़री बातों का तज़किरा ही फजूल है, डेज़ी ने कहा। देखो, मैं पहले ही कह रही थी कि वो लॉकेट मेरे अलावा और किसी को रास नहीं आ सकता। हाँ, लॉकेट इसी के पास था, मोनिका ने कहा। मैं भी इसके लिए बहुत मकबूम हूँ, डेज़ी बोली। क्यों? मोनिका फिर चौंक कर उसे घूरने लगी। वो कितना अजीब था, जब तक हमारे साथ रहा हमें मुतबहल नहीं होने दिया। कुछ नहीं तो इस पर गुस्सा ही आता था और थोड़ी देर के लिए डरावने और गैर यकीनी मुस्तकबिल का ख्याल जहन से महव हो जाता था। इस वक्त भी वो हमें पज़मुर्दा ना होने देता, डेज़ी ने कहा। तुम तो इस अंदाज में गुफ्तगू कर रही हो जैसे वो मर ही गया हो, मोनिका ने आंखें निकाली। नहीं, ओह, गलत ना समझो, मतलब ये कि मैं भी उसके लिए परेशान हूँ, डेज़ी ने कहा। वो कभी नहीं मर सकता, समझी? मोनिका चीख कर बोली। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी और होंठ इस तरह काँप रहे थे जैसे शदीद गुस्से ने आसाब पर बुरा असर डाला हो। ओह, मैंने ये कब कहा? डेज़ी कहती हुई उठी और खौफजदा अंदाज में पीछे हटने लगी। नहीं, तुम सब यही समझते हो,
मोनिका इसी अंदाज में चीखी। मगर मैं कहती हूँ कि वो कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं, वो मामूली आदमी नहीं है, मोनिका ने कहा, और फिर वो खामोश हो गई। वो पहले की तरह दरख्त के तने से टिककर आंखें बंद कर ली। क्या बात थी? सफदर ने डेजी से पूछा, जो अब इसी के करीब खड़ी हाँप रही थी। सब पर वहशत सवार है, डेजी ने हाँपते हुए कहा। सब जंगली हो गए हैं, अब ये ख्वामख्वाह खाने को दौड़ी थी। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इससे ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं, वो आम औरतों से बहुत मुख्तलिफ है। आखिर बात क्या थी? सफदर ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे साथी का तस्करा किया था, बस बिगड़ गई। जो कुछ कहा था सुना ही है तुमने। खुदा की कसम, मैंने ये नहीं कहा था कि वो मर ही गया होगा। अजीब औरत है, डेजी ने कहा। सफदर ने एक तवील सांस ली और कुछ सोचने लगा। डेजी फिर बोली, इसलिए मैं चाहती थी कि लॉकेट मेरे पास ही रहे, दूसरों पर वो ज़रूर तबाही लाएगा। हाँ देखो, तुम बहुत थक गई हो, मेरा ख्याल है कि ये लोग कुछ देर आराम करेंगे, तुम भी सो जाओ, सफदर ने कहा। दफतन जोसेफ ने रोना शुरू कर दिया। वो पूरा जग ख़त्म कर चुका था। गालिबन ये शब बेदारी और थकन ही थी, इसकी वजह से उसे अच्छा खासा नशा हो गया था, वरना बिला नोशी को नशे से क्या सरोकार। रोने का अंदाज इतना भोंडा था कि जंगली भी हंस पड़े। अब इसे क्या हो गया? हाम ने मज़ाकाना अंदाज में सफदर से पूछा। पूछो, शायद तुम्हारी बात का ही जवाब दे दे। सफदर ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। मैं हर एक की बात का जवाब दे सकता हूँ, जोसेफ भू रोता हुआ बोला। पूछो, क्या पूछना है? कुछ पूछने की बजाय सभी हंस पड़े, हत्ता कि मोनिका के होंठों पर भी मुस्कुराहट नजर आई थी। मुझे रोने दो, जोसेफ हिचकियाँ लेता हुआ कह रहा था। मैं शायद यतीम हो गया हूँ, वो मेरा बाप था, वो मेरा बाप था। क्यों बकवास कर रहा है? मोनिका वहशियाना अंदाज में चीखी और झुककर एक बड़ा सा पत्थर उठाने लगी। सफदर झपट कर इनके दरमियान आता हुआ बोला, क्या कर रही हो? वो नशे में है। वो सीधी खड़ी होकर दोनों हाथ हिलाती हुई चीखी। तो फिर मैं भी पागल हो गई हूँ। हर इस आदमी का सर कुचल दूंगी जो इसके मुतालिक बुरी बात सोचेगा, समझे? तुम सब सुन लो, मोनिका ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं सोच सकता। सफदर इसका बाजू पकड़कर दूसरी तरफ लेकर जाता हुआ बोला। मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ, वो इसी फिक्र में होगा कि हमें इस मुसीबत से निजात दिलाए। साथ रहकर कुछ ना कर सकता था, सफदर ने कहा। मोनिका ठंडी पड़ गई। सफदर काफ़ी देर तक उसे समझाता रहा। इस दौरान में जोसेफ भी खामोश हो गया था, मगर ये खामोशी सिर्फ रोने ही तक की हद तक थी। ज़बान तो अब भी चल रही थी। वो डेजी से इमरान की बातें कर रहा था। दिन ढले, सफ़र दोबारा शुरू हुआ। जोसेफ सफदर के साथ ही चल रहा था और अब इसकी ज़हनी हालत एतदाल ही पर थी। दफतन सफदर ने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, जोसेफ, तुम्हें जंगलियों का तजर्बा है, मुझे बताओ कि जंगल कैसे हैं? इतना सफ़र तय कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी दरिंदे की आवाज़ सुनी और ना ही किसी से मुठभेड़ हुई, सफदर ने कहा। तुमने बड़ी अच्छी बात सोची मिस्टर सफदर। हाँ, ये बड़ी अजीब चीज़ है, मैं भी इसके बारे में सोचता रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा भी था, कहने लगे कि ये सब इसी देवता की मेहरबानी है जो खुद भी धुआं है और धुएं ही में रहता है। इसने सारे दरिंदों को ख़त्म कर दिया। अब वो बेधड़क जंगल के तारीख तरीन हिस्सों में घुस सकते हैं। और मिस्टर सफदर, जोसेफ की आवाज़ सरगोशियों में तब्दील हो गई, मैं इन जंगलियों को भी शुबे की नज़र से देखता हूँ। किस सिलसिले में? सफदर ने पूछा। ये नाइजीरिया ही के जंगलों के लोग मालूम होते हैं, जोसेफ बोला। हज़ारों मील का फासला तय करके यहाँ बसे हैं, सफदर ने मज़ाकाना अंदाज में पूछा। ये भी दुरुस्त है कि ऐसा नामुमकिन है, जोसेफ सर हिलाकर बोला। अकल काम नहीं करती। कभी मैं भी देवताओं का पुजारी रह चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई देवता नज़र नहीं आया। लेकिन ये अपने देवता को देखते भी हैं। पिछली रात वाला कफन पोश तो तुम्हें याद ही होगा ना? जोसेफ बोला। हाँ, क्या वही था उनका देवता? सफदर ने पूछा। नहीं, इसे तो वो देवता का सिपह सलार कहते हैं, जोसेफ ने कहा। खुदा की पनाह, ये देवता है या चंगेज़ खान? सफदर बोला। बॉस ने बड़ी ज़बरदस्त गलती की है, हम भूतों के जजीरे में आप फंसे हैं मिस्टर, सफदर बोला। जोसेफ बोला। हश, सफदर ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा तो बताओ, वो सूरज कैसा था जिसने अंधेरे में हमारी रहनुमाई की थी? टॉमी गन तो इसी तरह बैठ गई थी जैसे 20 बोतलें चढ़ा ली हों। आखिर हमारी गोलियां इन्हें छोड़कर इस तने पर क्यों पड़ती रही थी? जोसेफ ने कहा। सफदर कुछ ना बोला, बोलता भी क्या, वो खुद भी अभी तक इन चीज़ों के मुतालिक भी वाज़ेह राय नहीं कायम कर सका था। और फिर वो पिछली रात वाला कफन पोश। काफिला बढ़ता रहा। अब वो फिर नशेब में उतर रहे थे, लेकिन ढलान ऐसी नहीं थी कि चलने में दुश्वारी होती। मीलों तक हरा भरा मैदान फैला हुआ था। भूरे रंग की चट्टानों का दूर तक पता नहीं था। बाज़ जगह घरेलू चौपायों के रेवड़ भी चढ़ते हुए दिखाई दिए। फिर सूरज गुरूब होने से पहले ही मैदान तय हो गया। अब फिर इन्हें दुश्वार गुजार जंगलात का सामना करना पड़ा था। क्या मुसीबत है, हाम बड़बड़ाया। कभी ख़त्म भी होगा ये सफ़र? कोई कुछ ना बोला। सफदर जोसेफ से कह रहा था,
गायों के रेवड़ तो कई जगह दिखाई देते थे, लेकिन कोई बस्ती ना मिली। खुदा रहम करे, जोसेफ भर्राई हुई आवाज़ में बोला। मेरा ख्याल गलत नहीं है, हम भूतों के जंगल में आ फंसे हैं। कभी घटते हुए चांद वाली रातों में तुम्हारे पैरों तले कोई अंडा आकर तो नहीं टूटा था? जोसेफ ने कहा। क्या बकवास है, क्या मतलब? सफदर बोला। आह, मुझे आज भी याद है मिस्टर सफदर, मैं बच्चा ही था इस जमाने में। जोसेफ गुलूगीर आवाज़ में बोला। एक रात मेरे पैरों तले अंडा टूट गया था और मेरी माँ ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया था। धाड़े मार मार कर रोई थी और कहा था कि मैं कभी ना कभी भूतों के चुंगल में ज़रूर फंसूंगा। जोसेफ ने कहा। काश तुम्हारे बॉस ने ये गुफ्तगू सुनी होती, सफदर बोला। हाय बॉस, जोसेफ ने सिसकियाँ ली और ठीक इसी वक्त जंगलियों ने चीख चीख कर कुछ कहना शुरू कर दिया। वो जंगल में दाखिल हो चुके थे। जोसेफ थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर खुद ही बुलंद आवाज़ में कुछ बोला। इसके बाद सन्नाटा छा गया। वो कह रहे हैं कि अपने सर झुका लो, जोसेफ ने अंग्रेज़ी में कहा, और इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि अंग्रेज़ी समझने वाले नज़दीकों दूर यकसा तौर पर सुन सकें। अपने सर झुका लो, क्योंकि तुम मुकद्दस पुजारन की हदूद में दाखिल हो रहे हो, जोसेफ ने कहा, और हाम दबी जबान से गालियां बक रहा था। इमरान को होश आ गया था, लेकिन वो आंखें बंद किए ही पड़ा रहा। आंखें खोलने से पहले अपने सारे हवास मुज्तमा कर लेना चाहता था। पता नहीं किस सिचुएशन का सामना हो, लिहाजा जहन को कम अज़ कम इस काबिल तो होना चाहिए कि आंखें खोलते ही हालात का मुकाबला किया जा सके। कुछ देर बाद इसने ख्वाम करवट ले ली और आंखें खोल दी। चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी नजर आई। वो गार ही के किसी हिस्से में था, लेकिन ये रोशनी चिराग पर नजर पड़ते ही वो बौखलाकर उठ बैठा। एक इंसानी खोपड़ी थी जिसकी आंखों के हल्के आग की लिपटें उगल रही थी, इसलिए चारों तरफ बिखरी हुई रोशनी में हल्की सी थरथराहट भी पाई जाती थी। दूसरे लम्हे में इमरान ने महसूस किया कि इसका चुर्मी थैला गायब है। ये बहुत बुरा हुआ, इसने सोचा। मोनिका के कागजात भी उसी थैले में थे। फिर इसने अपनी जेब टटोली और किसी कदर मुतमईन नजर आया। अजनबी भी करीब ही औंधा पड़ा हुआ था। इमरान दोनों हाथों से अपना सर टटोलने लगा। कई जगह वर्म महसूस हुआ, लेकिन खोपड़ी बहरहाल महफूज थी। ये भी इत्तफाक ही था, वरना इसे अच्छी तरह याद था कि ज़बें खोपड़ी फाड़ ही देने वाली थी। वो खिसकता हुआ अजनबी के करीब पहुंचा और झुककर देखने लगा कि वो किस हाल में है। ओह, शायद हमारा आखिरी वक्त करीब है, अजनबी आहिस्ता से बोला और फिर आंखें बंद कर ली। ज़रा उठकर बैठ जाओ प्यारे, ताकि मैं तुम्हें जी भरकर देख लूँ। इमरान की आवाज़ दर्दनाक थी। वो खोपड़ी देख रहे हो? अजनबी ने पूछा। मेरी खोपड़ी इससे ज़्यादा रोशन है, यकीन ना आए तो खुद टटोल कर देख लो। आहा, देखो कहीं तुम्हारी खोपड़ी बागो बाहर बनकर ना रह गई हो, इमरान ने कहा। मेरे सर में कई जख्म हैं, अजनबी ने कहा। बहरहाल दो खोपड़ियाँ मिलकर बहुत कुछ कर सकती हैं, इमरान बोला। अजनबी कर्राह कर उठ बैठा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या इस खोपड़ी को यहाँ से हटाया नहीं जा सकता? मुझे वहशत हो रही है। पहुँच से बाहर है, काफ़ी बुलंदी पर रखी हुई है, इसकी परवाह ना करो। ये देखो कि इस हिस्से में पहले कभी आ चुके हो या नहीं, इमरान ने कहा। वो चारों तरफ देखने लगा। जगह ज़्यादा कुशादा नहीं थी, इसे भी गार दर गार ही कहा जा सकता था, लेकिन नक्काशी का रास्ता कहीं भी दिखाई ना देता था। पता नहीं तुम्हारा क्या हशर हो, अजनबी भराई हुई आवाज़ में बोला। मुझे तो खैर मरना ही था, वैसे भी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैंने पूछा था, इस हिस्से में पहले भी कभी आए हो? इमरान ने कहा। नहीं, अजनबी ने कहा और खोपड़ी को घूरने लगा। इमरान उठकर गिरदो पेश का जायजा लेने लगा। दफतन बाईजानिब रोशनी की एक पतली सी लकीर नजर आई, जो गार में फैली हुई रोशनी से मुख्तलिफ थी। करीब पहुंचने पर वो एक पतली सी दरार साबित हुई। रोशनी दूसरी तरफ से फूट रही थी, लेकिन ये दरार बस इतनी ही कुशादा थी कि इसे दूसरी जानिब आसानी देखा जा सकता था। अजनबी भी उठकर इस तरफ को आ गया। उधर क्या है? अजनबी ने पूछा। रोशनी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता, इमरान ने जवाब दिया। फिर वो गालिबन किसी किस्म की आवाज़ ही सुनकर तेजी से मुड़ा था। ओह, इसने उल्लुओं की तरह दीदे नचाए। सामने ही एक कफन पोश खड़ा उन्हें घूर रहा था और इसकी पुष्ट पर गार में एक इतनी कुशादा दरार नजर आ रही थी जिससे दो आदमी एक साथ बआसानी गुजर सकते थे। उसे यकीन था कि इसने होश में आने पर इस किस्म की कोई दरार नहीं देखी थी। अजनबी भी इस नए आने वाले को आंखें फाड़े घूर रहा था। इसकी वजह कता अजीब थी। सर से पैर तक ऐसे लिबास में मलबूस था जिससे सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। दाहिने हाथ में एक छोटा सा गर्जनुमा असा था जिसके सिरे पर नन्ही नन्ही नोकीली बुर्जियां सी उभरी हुई थी। तुम्हें वो कागजात कहाँ से मिले थे? उसने इन्हें अंग्रेजी में मुखातिब किया। बताओ, इमरान ने अपने साथी की तरफ देखा। अच्छा, तो तुम वही हो, इमरान का साथी सर हिलाकर बोला, जिससे हमें झाड़ियों से मुखातिब किया था। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। मुझे किसी ऐसे ही भूत की तलाश थी। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? निजात का रास्ता यही है,
मेरे सवाल का जवाब दो, कफन पोश बोला। जवाब? इमरान का साथी दांत पीसकर बोला। तुमने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन ये हाथ अभी मेरे काबू में है। यकबैक वो कफन पोश की तरफ बढ़ा और कफन पोश ने गर्जनुमा असा इसकी जानिब इस तरह उठाया जैसे इसी से इसको पीछे धकेल देगा। लेकिन दूसरे ही लम्हे में सिरे से उभरी हुई बुर्जियों से चिंगारियों की फुहार सी निकलकर उस पर पड़ी और वो चीखता हुआ पीछे हट गया। इसके कोट में आग लग गई थी और वो इसे तार फेंकने की कोशिश कर रहा था। अरे ठहरो ठहरो, इमरान आगे बढ़ता हुआ बोला, जरा मुझे सिगरेट तो सुलगा लेने दो। इसने जेब से एक सिगरेट केस निकाला और इसे खोलकर सिगरेट निकाल रहा था। पागल हो गए हो? साथी अपने कपड़े नोचता हुआ चीखा। बचाओ, मुझे बचाओ, ये कोट उतारो। दफतन कफन पोश के हलक से हल्की सी कराह निकली और वो दरार में उलट गया। फिर चलना में हाथ पैर पटकता रहा और इसके बाद साकित हो गया। इमरान का साथी कोट उतारकर फेंक चुका था, लेकिन फिर वो अपनी तकलीफ को भी भूल गया। इसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी क्योंकि इसने इमरान को कफन पोश की टांगें पकड़कर गार में खींचते हुए देखा था। कफन पोश की पेशानी से खून का फवारा छूट रहा था और इमरान इस कोशिश में था कि इसका सफ़ेद लिबास खून आलूद ना होने पाए। बमुश्किल तमाम वो इसमें कामयाब हो सका। ये कैसे हुआ? इसका साथी हिकलाया। निजात का रास्ता यही है, इमरान ने खुश होकर कहा, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं रह गया। सिगरेट अभी इसके होंठों में दबी हुई थी। क्या तुमने फायर किया था? अगर मैंने फायर की आवाज़ नहीं सुनी थी और ना तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर ही देखा था, अजनबी ने कहा। परवाह मत करो, नशीली आंखें बड़े बड़ों का काम तमाम कर देती हैं, इमरान ने कहा। यार तुम अजीब आदमी हो, आखिर कैसे मार डाला इसे? ओफो, ये गर्जनुमा चीज़। खबरदार, इसे हाथ ना लगाना, इमरान बोला। क्यों? अजनबी ने पूछा। इसे मुझ पर छोड़ दो, हो सकता है कि फिर कोई मुसीबत नाजिल हो जाए, इमरान ने कहा। बस्ती में ये इनका तीसरा दिन था, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि ये यहाँ ले जाने का मकसद क्या है। बस्ती बेशुमार छोटी बड़ी झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी। हर झोंपड़ी के सामने 2-3 गायें जरूर नजर आईं। अक्सर जगह बहुत पुरानी वजह के चोबी हल भी दिखाई देते थे, जिसका मतलब यही था कि बाशिंदे खेती बाड़ी भी करते हैं। लिहाजा इनकी तरफ से इत्मीनान हो गया था कि वो आदमखोर हरगिज़ ना होंगे। मर्द अमूमन नंगे बदन दिखाई देते, लेकिन औरतें पूरी जिस्म ढांपती थीं। सफदर महसूस कर रहा था कि इनके रख रखाव में भी आदमियत पाई जाती है। इन्हें अब तक किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई थी। अलबत्ता जोसेफ का मामला दूसरा था। इसने तो यहाँ कदम रखते ही जंगलियों की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे, क्योंकि इन्होंने शराब के ज़ख़ीरे पर कब्जा करके इसे ज़ाया कर दिया था और कहा था कि मुक़द्दस पुजारन की हदूद में नशा आवर चीज़ें ममनू हैं। बहरहाल जोसेफ की हालत अबतर थी। वो किसी लाश ही की तरह बेकार होकर रह गया था। मोनिका के चेहरे पर झिल्लाहट के आसार मुस्तकिल होकर रह गए थे। डेजी गोवा पहले की तरह खौफजदा नहीं थी, लेकिन इसकी आंखों में हर वक्त वीरानी सी नजर आती थी। हाम सुबह से शाम तक बात बात पर गालियां ही बकता रहता। झोपड़ी के बाहर पहरा देने वाले जंगली अगर अंग्रेजी समझते होते तो कब का इसे नेज़ों से छलनी कर डाला होता। आज सुबह ही इसके और मोनिका के दरमियान झड़पें होती रही थीं। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि मोनिका ने इसे मारने दौड़ी थी, लेकिन सफदर दरमियान में आ गया था। बकिया लोग तो कतई बेताल्लुक से थे। ऐसा मालूम होता था जैसे तकदीर पर शाकिर हो गए हों, इन्हें किसी से भी गिला ना हो, खुद ही जिम्मेदार हों मसाइब के। हाम को देखते वक्त ना तो इसकी आंखों में नफरत होती और ना ही गुस्सा, हत्ता कि मोनिका के ताने भी गरा नहीं गुजरते थे। वो इन्हें बुज़दिल और बेहस कहती थी, लेकिन वो इस पर भी जोश में ना आते। मोनिका का ख्याल था कि इन्हें लड़कर मरना चाहिए, अंजाम ख्वाह कुछ भी हो। वो ये भी बुला बैठी थी कि इसका सफ़र का मकसद क्या था। हकीकत तो यह है कि मकसद की तरफ सफदर का भी ध्यान नहीं जाता था। हालात ही ऐसे थे। वो एक बहुत बड़े स्मगलर की तलाश में निकला था, लेकिन भला इसका इन जादूगरों से क्या ताल्लुक? पता नहीं ये लोग कौन थे और क्या चाहते थे। इमरान के मुतालिक वो मोनिका को तो तसल्लियाँ देता रहता था, लेकिन खुद इसे यकीन नहीं था कि वो जिंदा ही होगा। फिर मुस्तकबिल के मुतालिक कुछ सोचना ही बेकार था। अगर हाम और मोनिका की झड़पें वक्तन फ़वक्तन चौंकाती ना रहती तो वो इतना भी ना सोच सकता था। जब बेबसी का आलम हो तो जहन ऊँगते ही रहने में ज़्यादा लज्जत महसूस करता है। इस वक्त भी वो दोनों लड़ पड़े थे। हाम कह रहा था कि ये जंगली आदमखोर ही हैं, किसी खास तकरीब के मौके पर इन दोनों के कबाब बनाएंगे। फिलहाल तो मकई की रोटी खिला खिला कर इन्हें फरबा कर रहे हैं। तुम जलील हो, बकवास बंद करो, मोनिका धाड़ी। अगर वो आदमखोर हैं तभी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे जिस्म नेज़ों से छलनी होता हुआ देखना चाहती हूँ, मोनिका ने कहा। हाम ने इस पर कहका लगाकर इसे और ज़्यादा ताव दिलाया। हो सकता है कि हाम का ये अजियत पसंदाना रुझान मौजूदा बेबसी ही की पैदावार हो। इसे मना करो, मोनिका ने सफदर से कहा, वरना मैं इसका गला घूंढ दूंगी।
तुम ख्वामख्वाह क्यों चिढ़ती हो? बकने दो, सफदर ने कहा। ये एहसान फरामोश और जलील है, मोनिका ने कहा। मुझ पर किसी का कोई एहसान नहीं है, हाम गुस्सीले लहजे में बोला। बताऊं? मोनिका ने आंखें निकाली। भाई, इससे क्या फ़ायदा? तुम लोग खामोश क्यों नहीं हो रहते? सफदर ने बीच बचाव कराना चाहा। ठीक इसी वक्त बाहर से ढोल और ताशों की आवाज़ें सुनाई दी और झोंपड़ी के पहरेदारों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।